हम लोग क्लास 12 में हैं और क्लास 12 में हम लोग विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? विलियन। और आज उसका करीब करीब पार्ट 4 में अभी पहुंचे हुए हैं, यानी कि आज चौथा दिन है इसका। विलियन चैप्टर का कैवा दिन है? चौथा दिन है। क्लास 12 में आप लोग हैं, जिसमें हम कल पढ़ाए थे ग्राम प्रति लीटर के बारे में बढ़िया से। इस पर हम लोगों ने मैथ बना लिया था। इसके बाद देखिए मोलरता के बारे में पढ़े थे, जिसको हम लोग ग्राम अणुकता भी कहते हैं, है ना। इस पर भी हम लोगों ने मैथ बना लिया था, है कि नहीं? न्यूमेरिकल बनाए थे। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसके बाद मोललता पढ़े थे, और मोललता पर भी हम लोगों ने बहुत सारे मैथ देखे थे, है कि नहीं? आपको एक टास्क भी दिए थे बनाने के लिए, घर से लाने के लिए। तो ये सब सारा चीज हो रहा था। चिन्नी वाला जो बताए थे, मात्रक बता दिए थे, इस सब देखिए खाली न्यूमेरिकल है ये है। फिर मोल अंश या मोल प्रभाज पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना। इसके बाद जो है आप देखिएगा तो इस पर भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया है, अहड़ दिए हैं न्यूमेरिकल इस बार, क्या जी। इसके बाद जो देखिए नॉर्मलता पढ़े थे, लेकिन आपको ये आता उता नहीं है, हम साइड से खाली पढ़ा दिए थे। और ये सब तो मान लीजिए कि अलग चीज हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ तक जब पढ़ लिए थे, इसके आगे क्या पढ़े? अब आगे हम लोगों को पढ़ना है, अगला टॉपिक पढ़ना है। कोशिश रहेगी हमारे कि हम हर टॉपिक आपका टच कर दें, सारा चीज बढ़िया से आपका हो जाए। और टेस्ट अभी नहीं हुआ है, पहला चैप्टर का भी नहीं हुआ है। अब सेकंड समाप्त होगा तो दोनों का ले लेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद तो सॉल्यूशन तो पढ़िए लिए, विलय पढ़िए लिए थे। तो विलय दो चीजों से मिलकर के बना है, विलय प्लस विलायक बराबर क्या चीज? विलियन। बराबर क्या चीज? विलियन। तो ये सब पढ़ लिए थे। आखिर विलयता क्या है? विलयता, विलय, विलायक, विलियन से अलग विलयता क्या है? क्या है विलयता के बारे में देखा जाए, हैं जी। विलयता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, विलयता के बारे में, विलयता के बारे में देख लेते हैं। विलयता, विलयता को अंग्रेजी में बोलते क्या है? सोलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? सोलेबिलिटी, है ना। आप लोग हैं पहले यहाँ? अच्छा ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा बहुत अंग्रेजी दाएं बाएं होगा तो समझ लीजिएगा हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं। तो थोड़ा बहुत गलती अगर होता तो भैया कोई जरूरी नहीं कि हम सही लिख दें, तो अंग्रेजिया में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विलयता के बारे में। तो विलयता ये है आखिर क्या चीज? तो जरा हम लोग इसको बड़ा प्रेम से समझे, बहुत अच्छे से समझे। आप लोग 12 क्लास के बच्चे हैं, बढ़िया से समझिएगा। इसमें बहुत सिंपल परिभाषा है, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा। क्या लिखिएगा? किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा। देखिए, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा, कौन सी मात्रा? निश्चित मात्रा। जो पदार्थ है उसकी जो निश्चित मात्रा है, जो निश्चित टेम्परेचर पर, जो निश्चित ताप पर, कितना डिग्री ताप पर? तो 100 ग्राम विलायक को, समझे कि नहीं? टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? फिक्स्ड रहना चाहिए। टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, अरे टेम्परेचर मैंने 100 रहना चाहिए। टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए, निश्चित ताप पर होना चाहिए। किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा, जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर, ठीक है ना, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलियन को, कितना विलियन को? विलियन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलियन को नहीं, 100 ग्राम जो उसमें विलायक है उसको संतृप्त करने के लिए, उसको संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, वही उसके क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है, माने विलयता कहलाती है। तो किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक, विलायक तो समझ रहे होंगे, जिस विलय की मात्रा ज्यादा कि विलायक की मात्रा ज्यादा? विलायक की मात्रा ज्यादा, विलय की मात्रा कम। लेकिन पानी एक एक्सेप्शन है, जिसमें कम रहेगा तो उसी को विलायक कहेंगे, समझे कि नहीं। तो विलायक को
संतृप्त, संतृप्त के मतलब संतुष्ट हो जाए, है कि नहीं, संतृप्त जो हो जाए, संतृप्त करने के लिए, संतृप्त करने के लिए, उसको संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है? आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब इसको ध्यान समझिएगा, विलेयता कहलाती है, पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। जैसे विलेयता प्रभावित होता है दो चीज से, विलेयता को जो प्रभावित करने वाले कारक है कि नहीं, तो इसको दो चीज से प्रभावित होती है। एक प्रभावित होती है ताप के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? ताप के प्रभाव से। और दूसरा वो प्रभावित होती है विलय हो या विलायक हो, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका माने नेचर कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। जैसे अब मान के चलिए कि कोई भी विलयन तभी तैयार होगा जब विलय विलायक में मिलने वाला होगा, अब मिलने ही नहीं वाला होगा तो कहाँ से बना लेगा, विलयन कहाँ से तैयार हो जाएगा, समझे कि नहीं? और जैसे मान के चलिए कि पत्थर को पानी में खूब घोलिए तो विलयन मिलने वाला है, तो उसकी प्रकृति पर, दो बातों पर निर्भर करता है, समझे कि नहीं? तो इस बात को आप लोगों को समझना है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा पदार्थ की निश्चित होनी चाहिए, निश्चित टेम्परेचर पर, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि कभी 100 कभी 50, ऐसा नहीं, जो है निश्चित ताप हो। और निश्चित ताप का मतलब वो भी नहीं है कि 50 और 100 के, ये नहीं कहने का मतलब है कि वो एक निश्चित, मान लीजिए कि पानी उबलने की क्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही होती है, तो उससे अगर कम रहेगा तो कहीं उबलेगा पानी नहीं, खोलेगा वो, है कि नहीं? तो उसका 100 डिग्री, तो निश्चित ताप पर जो विलायक को संतृप्त करने के लिए, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जो आवश्यक होती है, वही पदार्थ की क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं, है ना, वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे। तो कितने कारक हमने बताया? 2 कारक। कौन कौन है 2 कारक? तो पहला है ताप, नहीं 2 कारक वो नहीं मैंने हमें दाब का भी तो इसमें हो जाए, 2 को थोड़ी कारक है। जैसे कहने का मतलब है कि विलेयता तो प्रभावित हो सकता है ऐसे भी जब दाब का प्रभाव बढ़ जाएगा, जब दाब बढ़ेगा तभी इसका प्रभाव हो सकता है। तो इसका अनेक कारक है ना, 2-3 कारण मुख्य है, ये बताना था। 2-3 कारण क्या है? मुख्य है। तो सबसे पहला जो है, जो विलेयता के ताप को प्रभावित करेगा, जो विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसमें सबसे पहला है ताप का प्रभाव। क्या है? ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर कैसा। जैसे देखिए, आप बढ़िया से समझिएगा इस चीज को, आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, समझिए। सबसे पहला जो है ताप का प्रभाव, यानी कि देखिए 2 तरह के पदार्थ आपको मिलेंगे। कितने तरह के पदार्थ मिलेंगे? 2 तरह के। एक ऐसा होगा जो उष्मा का अवशोषण करेगा, एक क्या करेगा? उष्मा का अवशोषण। एक हो जाएगा जो उष्मा का परित्याग करेगा, समझे कि नहीं? उष्मा को बाहर छोड़ेगा, उष्मा को क्या करेगा? बाहर छोड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो ऊर्जा का त्याग करेगा, वैसे पदार्थ जो ऊर्जा का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, जो ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं, वैसे पदार्थ को कहते हैं उष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी प्रक्रम। तो एक हो गया उष्माक्षेपी प्रक्रम, एक क्या हो गया? उष्माक्षेपी प्रक्रम। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उष्माशोषी प्रक्रम, उष्माशोषी प्रक्रम। अब देखिए, अब आपको देखना होगा, जैसे आप क्या कीजिए, आप चूना ले लीजिए, सूखा हुआ चूना ले लीजिए। तो क्या सूखा हुआ चूना का विलयन जब तैयार कीजिएगा पानी के साथ, तो उसमें कैसा पानी लेते हैं? ठंडा पानी लेते हैं कि गर्म पानी लेते हैं? तो आप ठंडा पानी में डाल के कर लेते हैं, क्योंकि उसमें गर्म पानी डालिएगा तो विलयन नहीं तैयार होगा, समझे कि नहीं? जैसे पानी में डालते हैं चूना को क्या करने लगता है? खोलने लगता है। तो उसकी प्रकृति क्या है?
उसकी जो प्रकृति है वह ऊर्जा को त्याग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ऊर्जा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का त्याग। ऊर्जा का क्या कर रहा है? ये त्याग कर रहा है। और ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? जो ऊष्मा का ग्रहण करे, ऊर्जा का क्या करे? ग्रहण। ऊर्जा का क्या करे? ग्रहण। तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी प्रक्रम कहेंगे। समझे कि नहीं? तो अब देखिए, अगर पदार्थ ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा? अगर कोई पदार्थ ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, अगर कोई पदार्थ ऊष्माक्षेपी है तो अगर कोई पदार्थ ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा? तो अगर उसका ऊष्माक्षेपी है तो जो विलीयता होगा, जो सोलिबिलिटी होगी उसकी, तो वह होगा क्या चीज? कम ताप पर। ताप को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे समझिए, अगर कोई पदार्थ ऊष्माक्षेपी है तो अगर इसका विलीयता अगर कम कर दीजिएगा, विलीयता अगर कम रहेगा तो ताप क्या होगा? ताप को बढ़ाने पर विलीयता कम हो जाएगी। ताप को बढ़ा दीजिएगा तो विलीयता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? कहने का मतलब है कि यदि ताप को बढ़ा दीजिएगा तो विलीयता क्या हो जाएगा? कम। विलीयता क्या हो जाएगा? कम। तो यह विलीयता कब कम होगा? तो कम को नीचे में दर्शाते हैं। यह विलीयता क्या हो जाएगा? कम। कम कब हो जाएगा? यदि ताप को बढ़ाएंगे। यदि ताप को बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चूना को पानी, जैसे चूना जो है पानी में जब रिएक्शन माने उसको सॉल्यूशन तैयार कीजिएगा तो उस चूना को अलग से टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। अगर अलग से टेम्परेचर दे दीजिएगा, अगर ताप को ज्यादा दे दीजिएगा तो उसकी विलीयता कम हो जाएगा, घुलवे नहीं करेगा जल्दी। आ गया समझ में? जैसे यदि ताप को बढ़ा दीजिएगा, जैसे गर्म पानी में डाल दीजिएगा चूना, तो जैसे ही ताप को बढ़ा दिए, गर्म करने का मतलब क्या है? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ताप को बढ़ाने का मतलब क्या है? टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा। तो जैसे वैसे पदार्थ जो ऊष्माक्षेपी पदार्थ है, बस बात समझ में आ रही है जो बोल रहे सो? वैसे पदार्थ जो ऊष्माक्षेपी पदार्थ है, अगर उन पदार्थ को आप विलयन तैयार कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिएगा, तो जैसे ही बढ़ा दीजिएगा तो विलीयता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो बढ़िया से घुले उलेगा नहीं। तो इसके लिए ऐसे पदार्थ को टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं जाता है। अच्छी विलीयता के लिए, अच्छा से घुलने के लिए उसको टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया जाता है। इसीलिए चूना को हम लोग ठंडा पानी में डालते हैं। समझ में आ गई बात? अब जरा सा देखिए, और इसका मतलब यह हुआ कि उसमें ऊर्जा का त्याग हो रहा है। जैसे खौल करके बाहर निकल रहा है, ऊर्जा क्या हो रहा है? उसका बाहर निकल रहा है। अब देखिए, चीनी को आप उठाइए, पानी में, साधारण पानी में घोल दीजिए, एक गर्म पानी में घोलिए। दोनों में से कौन बढ़िया पानी में घुलेगा? गर्म पानी में ज्यादा घुलेगा। इसीलिए ना गर्म कर करके सीरा बनाया जाता है। क्योंकि चीनी जो है जैसे ही इसका टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तब विलीयता इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। किसकी अपेक्षा? ठंडे पानी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि चीनी जो है ऊष्माशोषी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ऊष्माशोषी पदार्थ है। तो इसीलिए चीनी को आम पानी की अपेक्षा गर्म पानी में अगर उसको घोलिएगा, अगर गर्म पानी में उसको मिला करके हिला दीजिएगा तो आपका ठंडा पानी से ज्यादा अच्छा से घुलेगा गर्म पानी में। क्लियर हो गया? तो क्या ताप का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है किसी भी विलयन तैयार होने में? पड़ रहा है। समझ में आ रही ना बात? तो इस बात को समझे, चूंकि यह ऊर्जा का ग्रहण करता है, यानी कि जैसे ही ताप आप बढ़ाइएगा ना, ताप अगर बढ़ा दीजिएगा, टेम्परेचर को हाई कर दीजिएगा, तब विलीयता इतना बढ़िया तैयार हो गया इसमें कि मत कहिए। यानी कि विलीयता क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। विलीयता का मतलब क्या? बढ़िया से घुल जाएगा। विलीयता का मतलब समझ में आया? खूब बढ़िया से जो घुल जाए। जो जितना ज्यादा बढ़िया से घुलेगा उसकी विलीयता उतनी अच्छी होगी। तो इस ऊष्माशोषित जितने भी पदार्थ हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा करके अगर विलयन बनाइएगा तो और बढ़िया से घुलेगा। समझे कि नहीं? जितना ऊष्माक्षेपी पदार्थ है उसमें टेम्परेचर जितना कम कीजिएगा, है ना, जितना टेम्परेचर कम रखिए तब विलीयता ज्यादा होगा। क्योंकि ताप बढ़ाइएगा तो बढ़िया से घुलेगा नहीं, यानी कि विलीयता उसकी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये वाला बात समझ में आ गया? ताप का प्रभाव, विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले क्या पढ़ा है? ताप का प्रभाव। अच्छा, एक और चीज बताइए, हम जो दूसरा पढ़ा रहे हैं, विलय एवं विलायक की प्रकृति। तेल और पानी को घोलते रहिए, घुलेगा कहीं ना? घुलेगा बढ़िया से। लेकिन पानी में दूध घोल दीजिए तो कैसे घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा?
तो विलय और विलायक के प्रकृति ऐसा होना चाहिए कि दोनों ऐसा चीज होना चाहिए घुलाने के लिए जो दोनों समान प्रकृति के हों। असमान प्रकृति के होंगे तो बढ़िया से नहीं घुलेंगे। जैसे चीनी पानी के साथ क्यों घुल जाता है, कभी सोचे हैं? चीनी पानी के साथ क्यों घुल जाता है, या नमक पानी के साथ क्यों घुल जाता है? सर नमक NaCl है। नमक क्या है? NaCl है। नमक को क्या बोलते हैं? NaCl। या अन्य अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। तो ये माने कार्बनिक नहीं, आयनिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ? आयनिक पदार्थ। तो ये सब कैसे पदार्थ होते हैं? ध्रुवीय पदार्थ। अब जल ले लीजिएगा तो जल भी कैसा पदार्थ है? ध्रुवीय पदार्थ। जब जल और जल मतलब ध्रुवीय पदार्थ और ध्रुवीय पदार्थ को आपस में मिलाइएगा तो विलयन बड़ी अच्छा तैयार होगा। समझे कि नहीं? तो इस बात को अगला में हम लोग समझते हैं। कैसे समझते हैं देखिए, तो पहला हो गया ताप का प्रभाव। दूसरा देखेंगे विलय एवं विलयता की प्रकृति। विलय एवं विलायक, यही दोनों सॉल्यूशन में रहता है। विलय एवं विलायक की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है कि नहीं? सॉल्वेंट उसकी प्रकृति पर निर्भर है। इसका मतलब समझ लीजिए, इस पर भी प्रभावित होता है विलयता। विलयता का मतलब खूब बढ़िया से घुल जाना। समझे कि नहीं? विलयता का मतलब क्या हो गया? खूब बढ़िया से घुल जाना। तो इस पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? आप ले आइए पत्थर और पानी, खूब मिलाइए, दोनों असमान प्रकृति का है। विलय भी हो जाएगा क्या चीज जो मैंने मिलने वाला है, तो वो भी जो है से अलग हो गया। अब पानी अलग स्वभाव का है, दोनों का अलग अलग प्रकृति है, कहीं नहीं घुलेगा। घुलेगा? लेकिन आप ले आइए नीमक और पानी, अब घुलाइए तो दोनों का प्रकृति एक है, इसलिए घुल गया बढ़िया से। समझ में आ गई बात है? मतलब क्या लिखेंगे कि किसी विलायक में है ना, वे विलय ही घुलते हैं। किसी विलायक में वे विलय घुलते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। जिनकी प्रकृति कैसी होती है? विलायक जैसी होती है। अर्थात समान समान को घोलता है। नहीं समझे बात है? मैंने समान विलायक, समान विलय, तब जाके दोनों घुलेगा। दोनों अलग अलग प्रकृति का होगा तो नहीं घुलेगा। समझ में आ गया बात है? तो लिखेंगे कि किसी विलायक में है कि नहीं, किसी विलायक में वे विलय घुलते हैं, वे पदार्थ या विलय, तो विलय लिख देते हैं, वे विलय घुलते हैं, वे विलय घुलते हैं। किसी विलायक में वे विलय घुलते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। विलायक जैसी होती है। आगे समझ में? कहने का मतलब है मेरा कि समान विलय होगा तो समान विलायक होगा, यानी कि समान। समझे कि नहीं? मैंने बराबर को घोलता है, समान को घोलता है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? हाँ, आप पानी और डीजल को घोल दीजिए, घुलेगा? डीजल में पेट्रोल घोल दीजिए, घुल जाएगा? नहीं घुल जाएगा? दोनों समान प्रकृति का था, घुल गया। ये असमान प्रकृति का था तो नहीं घुला। देखिए काहे घुल जाता है, देखिए इसका समझिए मैटर को। जैसे NaCl हो या अन्य आयनिक पदार्थ हो, तो आयनिक पदार्थ रहे या नमक रहे, दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? तो भैया दोनों ध्रुवीय पदार्थ हैं। दोनों के दोनों कैसा पदार्थ हैं? ध्रुवीय पदार्थ हैं। इसको एक काम कीजिए, इसको उठाइए जल में डाल दीजिए। किस में डाल दीजिए? जल कैसा पदार्थ है? तो ये भी ध्रुवीय पदार्थ है। ये भी कैसा है? ध्रुवीय पदार्थ। तो ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, तो ध्रुवीय तो घुल जाएगा। ध्रुवीय क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो लिख देते हैं कि आसानी से घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ले लीजिए जरा सा, यहाँ ले लीजिए पत्थर अध्रुवीय, और ले लीजिए जल ध्रुवीय, तो ये हो जाएगा अध्रुवीय, ये हो जाएगा ध्रुवीय, तो कहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। आ गया समझ में?
वो कभी नहीं भूलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी है प्रभावित करने वाले, विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब तीसरा प्रभावित करने वाले कारक क्या है? दाब का प्रभाव। क्या है? दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव का मतलब क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। समझे कि नहीं? आइडिया तो बताइए दिए हैं अंग्रेजी लिखने का। स्पेलिंग आए हुए तो बढ़िया से लिखे, ना आए हुए तो रगड़ के पार होइए। आज से सीख लीजिए सब बात। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, मैंने सबसे पहले दाब का प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ेगा दाब का, ध्यान समझिएगा। ठोस की द्रव में जो विलीयता है, बात समझ में आएगा? ये मैंने ठोस की जो द्रव में विलीयता है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्यों नहीं पड़ेगा? सबसे पहले समझिए क्यों नहीं पड़ता है। क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? लगभग असंपीड्य है। क्योंकि ठोस को भी दबाया नहीं जा सकता है और द्रव को भी दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप देखिए, दबाया जिसको जाएगा, जिसको दबाया जाएगा, तो आप देखिएगा आपके यहाँ जो सिलेंडर गैस है, प्रेशर करके बल लगा करके दाब को बढ़ा करके उस गैस को लिक्विड फॉर्म में अंदर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही उसको खोलिएगा तो वह किस फॉर्म में बाहर निकलता है? गैसीय फॉर्म में। समझे कि नहीं? आप इत्र वगैरह को लगाए हैं कि नहीं? हिलाइएगा तो पानी नहीं करेगा, और मारिएगा तो हवा नहीं उड़ेगा। तो याद रखिएगा दाब का क्या प्रभाव है कि ठोस, समझे कि नहीं, ठोस की द्रव में, बता देते हैं, ठोस की द्रव में, है ना, ठोस की द्रव में विलीयता पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चीनी ठोस है, पानी द्रव है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दाब का और आसानी से घुल जाएगा, है कि नहीं? कोई प्रेशर उस पर नहीं पड़ेगा, आसानी से क्या होगा? वो घुलेगा, विलीयता अच्छी होगी। ठोस की द्रव में विलीयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कोई पूछ देगा क्योंकि, क्यों नहीं पड़ता है जी? बोलो ना। क्योंकि दोनों क्या है? दोनों लगभग असंपीड्य है। असंपीड्य किसे कहते हैं? असंपीड्य। असंपीड्य है। असंपीड्य किसको कहते हैं? जिसको दबाया न जा सके, जो दब जाए वो संपीड्य। ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य। पानी कैसा होता है? असंपीड्य। पानी को आप दबा सकते हैं? आप ले लीजिए सिरिंज, सिरिंज में पानी भर लीजिए, अब आगे से मुंह बंद करके दबाइए प्रेशर, जब तक हवा है निकलेगा आगे में बढ़ेगा। लेकिन जब हवा समाप्त हो जाएगा, पनिया का खूब दबाइबो कीजिएगा, इसे करके कुछ कर लीजिए, वो नहीं दबेगा। तो पानी को दबाया नहीं जा सकता है और ठोस को भी दबाया नहीं जा सकता है। समझे कि नहीं? इसी कारण से इस पर विलीयता का कोई, मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विलीयता अच्छी होगी। समझे कि नहीं? अब आ जाइए, इसके बाद जब यहां तक पढ़ लिए तो अब एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हेनरी। क्या है? हेनरी। आता है क्वेश्चन बहुत। हेनरी ने नियम दिया था विलियन के लिए। क्या नियम दिया था? समझ लीजिए। आगे बढ़े तो उसको सबसे पहले जानेंगे, हेनरी का नियम। क्या पढ़ेंगे? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी का स्पेलिंग क्या लिखेंगे? अगर नमवा कैसे लिखाता होगा? क्या किताब में दिले है? HENRY। हेनरीज ला। हेनरी ला। हेनरी का नियम। समझे कि नहीं? हेनरीज का नियम। ये मत लगाओ, आर लिखेंगे, HENRY। हेनरीज लाज कर दीजिए। हेनरी का नियम कब दिया था? ये इसका पूरा नाम जानते हैं क्या है? से इसका पूरा नाम है विलियम हेनरी। क्या नाम है इसका? विलियम हेनरी। नियमवा अपना जो कब दिया था? 1803 में। कब दिया था ये? 1803 ईस्वी में। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा इस बात को। इस नियम के अनुसार इसने बताया क्या था, तो ध्यान से समझिए। इस नियम के अनुसार क्या था? इसका नियम क्या दिया था? समझिए ध्यान से। ताप स्थिर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिर। स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब,
स्थिर ताप पर किसी दाब का स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश का, मोल प्रभाज कल बताया था ना, मोल प्रभाज है, तो मोल अंश का समानुपाती होता है। समझे कि नहीं? समानुपाती का मतलब क्या है? जो प्रेशर लगाइएगा तो वो बढ़े, प्रेशर जैसे ही लगाइएगा तब मोल प्रभाज बढ़ने लगेगा, मतलब मोल प्रभाज समानुपाती होता है। समझ में आ गई बात है? इसने यही नियम दिया था। जैसे कहने का मतलब है कि प्रेशर जब लगाइएगा तो वो गैस बाहर निकलेगा, गैस बन करके। कैसे निकलेगा? द्रव गैस बन करके बाहर निकलेगा। तो कहता है इस नियम के अनुसार क्या चीज? स्थिर ताप पर, किस ताप पर? स्थिर ताप पर। किस ताप पर? स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब है तो इसको पी से सूचित कर दे तो कोई दिक्कत है? आंशिक दाब उस विलयन में, उस विलयन में गैस के है कि नहीं, मोल अंश, मोल अंश को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक हो गया ये? अब ध्यान से समझिएगा, मोल अंश से समानुपाती होता है, यानी कि जो प्रेशर है, जो क्या है? प्रेशर है, ये समानुपाती होगा। किसका समानुपाती होगा? तो ये मोल अंश का समानुपाती होगा। किसका समानुपाती होगा? मोल अंश का। मोल अंश को किसे कहते हैं? एक्स से सूचित किए थे, याद है? अब मोल अंश को यानी कि गैस को प्रभावित करता है तो इसका फॉर्मूला यही हो गया कि P समानुपाती एक्स जी। अब यहां से समानुपात को हटाइएगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा, लेकिन एक कोई ना कोई कांस्टेंट चीज आ जाएगा, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक। और हेनरी स्थिरांक को KH से सूचित करते हैं। तो अब यहां से पूछा जाएगा कि KHवा क्या है? तो KHवा जो है हेनरी ने नियम दिया था, तो ये हेनरी साहब का स्थिरांक है। इसका मान एक बार जो दे दिया जाएगा वही रहेगा, ये बदले उदलेगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? और हेनरी के नियम का बड़ी अनुप्रयोग हुआ है, बहुत प्रयोग है। थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए, अगर ग्राफ की चर्चा कीजिएगा तो ग्राफ में ऐसी ना बनता है जी, देखिए तो ऐसी ना रहता है, दो छोर, तो ऊपर में जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा आंशिक दाब। यहाँ पे क्या रहेगा? आंशिक दाब, मतलब दाब को बढ़ेगा, दाब क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और नीचे क्या है? मोल अंश। नीचे इधर क्या है? मोल अंश। तो जो ग्राफ बनेगा वो सीधा लाइन ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा लाइन। और यहां से क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ग्राफ। ये इसका क्या खींचा जाएगा? ग्राफ। तो आपको ग्राफ भी बनाने के लिए आएगा तो ऐसे बना दीजिएगा, हेनरी का ही ग्राफ है। समझ में आ गई बात है? यानी कि आंशिक दाब बढ़ेगा, मूल अंश इधर है तो कैसा बनेगा? सीधा बन जाएगा। समझ में आ गई बात है? तो ये ग्राफ है। आखिर हेनरी का यह नियम कहाँ कहाँ लागू है या इसका क्या क्या प्रयोग है ना? तो अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, मैंने हेनरी का जो नियम दिया गया था तो वो हेनरी का नियम जो दिए थे वो कहाँ कहाँ लागू हो रहा है, समझे कि नहीं? उसी को क्या बोलते हैं? हेनरी नियम के अनुप्रयोग। समझे कि नहीं? यानी कि अंग्रेजी में बात करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हो गया। हाँ, तो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होगा? देखिए, आप ठंडा पीते हैं ना, ठंडा पीते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उस ठंडा में क्या घुला हुआ रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो शीतल पेय मैंने ठंडा पेय पदार्थ में, शीतल में ठंडा, कोल्ड ड्रिंक जिसको बोलते हैं या सोडा वाटर भी पीते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, उसकी जो विलेयता है मैंने बढ़िया से घुलाने के लिए, विलेयता को बढ़ाने के लिए जो बोतल देखे हैं ना, बोतल, तो बोतल को उच्च दाब क्या करके? उच्च दाब पर बंद किया जाता है। कैसे बंद किया जाता है? उच्च दाब पर बंद किया, इसलिए कि सिंपली डाल दिए और लगा दिए ढक्कन, नहीं, उच्च दाब कर करके, हेनरीज का जो नियम है कि उच्च दाब कर करके उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि जो है आप खोलते हैं तो निकलता है कि नहीं गैस। समझ में आ गई बात?
तो वहां हेनरिएज लॉज का प्रयोग होता है। कहां पे? पहला, शीतल पेय पदार्थ, हिंदी में ये बोलेंगे, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कोल्ड ड्रिंक। क्या बोलेंगे? कोल्ड ड्रिंक। या क्या कहेंगे? सोडा वाटर। इसमें सोडा वाटर में क्या डाला रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डाला रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी विलीयता, इसकी क्या चीज? विलीयता है कि नहीं? तो इसकी विलीयता बढ़ाने के लिए, माने अच्छा से भुलाने के लिए, विलीयता क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? बढ़िया से विलीयता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो बोतल को, किसको? बोतल को कम प्रेशर पर कि ज्यादा प्रेशर पर? ज्यादा प्रेशर पर उच्च दाब करके, कैसे करके? उच्च दाब पर बंद किया जाता है। क्या किया जाता है? बंद किया जाता है, ताकि इसकी विलीयता क्या रहे? बढ़िया रहे। क्लियर हो गया? और क्या प्रयोग होता है? और इसका कहाँ उपयोग होता है? और क्या क्या है? ये नियम है। पहाड़ पर आप जाइएगा, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक ऊंचाई पर दाब क्या हो जाता है? दाब कम हो जाने के कारण, अगर दाब कम हो जाएगा तो नकिया में ब्लड बिक देगा, नाक में क्या बिक देगा? ब्लड बिक देगा। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? अत्यंत कमी हो जाती है। समझे कि नहीं? एगो बीमारी हो जाता है इससे। कौन सी बीमारी हो जाता है? तो एनोक्सिमा की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? एनोक्सिमा की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। एनोक्सिया क्या चीज? एनोक्सिमा की एनोक्सिया, एनोक्सिया की बीमारी, एनोक्सिया की बीमारी हो जाती है। किसकी बीमारी हो जाती है? एनोक्सिया की बीमारी हो जाती है, जिससे मनुष्य का जो दिमागवा है अच्छा से काम नहीं करता है, पगला जाता है वो। समझे? तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई पर किसकी वजह से? दाब कमने की वजह से। समझ में आ गई बात? तो आइए देखें इसको। समझ में आ रहा है? क्या क्या समझ में आ रहा है? पहाड़ में पंखे बंद हो गया। क्या लिखेंगे? पहाड़ों पर। कहां पे? घड़ी चेंज हुई है क्या? पहाड़ों पर अत्यधिक ऊंचाई, पहाड़ों पर अत्यधिक ऊंचाई पर क्या हो जाता है? दाब बढ़ेगा कि कमेगा? तो कमेगा ना जी। दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाने के कारण, कम हो जाने के कारण, जैसे ही दाब कमेगा, जैसे दाब क्या हो जाता है? कम हो जाने के कारण रक्त में जो है, ब्लड में क्या चीज की कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की। ब्लड में किसी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या ऑक्सीजन कम हो जाता है, कमी हो जाती है। कौन अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन का अत्यंत कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं, अत्यंत कर दीजिए, मैंने ज्यादा कमी हो जाती है, ठीक है ना? ये जो कमी हो जाती है तो इससे एक बीमारी पैदा होती है। इससे क्या होती है? एक बीमारी पैदा होती है। अतः लोग क्या हो जाते हैं? अतः लोग किसके शिकार हो जाते हैं? एनोक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं। किससे? एनोक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं। एनोक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। एनोक्सिया से क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। जिस कारण क्या होता है बताइए? नाक से तो खून हो जाता, दिमागवा। एनोक्सिया बीमारी में क्या होता है? नाक से तो ब्लड आइए जाता है, लेकिन इस बीमारी में, एनोक्सिया बीमारी में क्या होता है? जिस कारण है ना, मनुष्य का मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता, जिस कारण मनुष्य का दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से काम नहीं करता है। आया समझ में? अब ठीक से काम नहीं कर सकता है, तो यहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? हेनरी नियम का प्रयोग होता है। समझ में आ गया बात? ऊंचाई पर जाएगा और समुद्र की गहराई में जाइएगा तब क्या होगा? है ना जी?
समुद्र की गहराई में भी प्रयोग होगा ना इसका। तो समुद्र की गहराई में जाने पर जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जो समुद्र की गहराई में जाते हैं आंख सता रही है ना, ऐसे कर रही गोताखोर क्या चीज साथ में लेके जाता है? ऑक्सीजन। क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन डायरेक्ट ले लेगा कोई नहीं, उसके साथ क्या चीज साथ में ले जाता है? हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर के जाता है ना। किसको लेकर जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर के जाता है, जो श्वसन में प्रयोग करते हैं वे सब। अगर एक खाली ऑक्सीजन डायरेक्ट हम लोग गैस ग्रहण नहीं कर सकते, याद रखिएगा, समझे, उसके साथ मिश्रित होना चाहिए कोई ना कोई गैस, समझे कि नहीं। तो गोताखोर क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित करके? हीलियम गैस, ताकि श्वसन क्रिया उनका आसानी से हो जाए, जिसके कारण ऊपर आने पर, जैसे जब गोताखोर नीचे से ऊपर आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? दर्द के प्रभाव से, मैंने दर्द के प्रभाव को कम कर सकता है, नहीं तो बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा, फेफड़ा उफड़ा में एकदम दर्द करने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। समझ में आई बात ना? तो वही बताता है कि जिसके ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके, इसलिए श्वसन जो गैस भरा रहता है वो ऑक्सीजन का रहता है और हीलियम का रहता है। क्लियर हो गया? कहां? समुद्र के गहराई में गोताखोर लोग। आ गया समझ में? हाँ, तो यही बच्चा लिख दे रहे हैं। अरे देखने में नट आते थे जी, जो छोटा करे थोड़ा सा, हो गया छोटा। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम देखिए ध्यान से। तीसरा क्या है? कि समुद्र के गहराई तक जाने पर, समुद्र के गहराई तक जाने पर, जब गोताखोर क्या है? जाने वाले गोताखोर के, जाने पर नहीं, जाने वाले गोताखोर कर दीजिए, जाने वाले गोताखोर है ना, श्वसन क्रिया करने के लिए, श्वसन में प्रयोग करने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण है ना, ऑक्सीजन और किसका? हीलियम का मिश्रण है ना, ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? ताकि अगर वे ऊपर आए, जिससे वे ऊपर आए, श्वसन में प्रयोग करते हैं, जिससे ऊपर आने पर है ना, दर्द का प्रभाव क्या हो सके? कम हो सके। आया समझ में? दर्द का प्रभाव क्या हो सके? कम हो सके, है कि नहीं? और नहीं तो नीचे प्रेशर कम रहेगा, ऊपर आएगा तो धड़ाक से चोट लगेगा, पूरा नहीं लगेगा चोट, श्वसन क्रिया बढ़िया से नहीं होगी। अभी आप देख लीजिए एक और, इसमें हम इसका प्रयोग दिखाते हैं। चौथा समझिए, चौथा क्या है? ध्यान समझिएगा। फेफड़े में जो रक्त है, फेफड़ा में हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो सांस कहाँ लेके जाता है? ब्लड को फेफड़ा में ले जाता है शुद्धिकरण करने के लिए, याद है ना? तो फेफड़े में रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन का आना मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, तो इस चीज में भी यह भी जो नियम है, यही भी जो क्रिया है, वह हेनरी के नियम पर भी आधारित है। वह भी क्या है? हेनरी के नियम पर भी आधारित है। यानी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फेफड़े के रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है, क्या चीज? आदान प्रदान जो होता है वह किस पर आधारित है? हेनरी के नियम पर ही आधारित है। क्लियर हो गया? हेनरी के नियम पर ही आधारित है। अब बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं, लिमिटेशन हेनरी के नियम का क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, क्या चीज? हेनरी के नियम की सीमाएं। मतलब क्या हो गया भैया?
हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं? तो लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ है कि नहीं? लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉज, समझ में आ गया बात है? हेनरी के नियम की माने सीमा कहां तक है? प्रयोग तो हम लोग देख लिए। हेनरीज का नियम क्या है? P समानुपाती XG, है कि नहीं? क्योंकि गैस पर निर्भर है, गैस के माने मोल अंश पर, मोल अंश के समानुपाती होता है, समझे कि नहीं? उसका दाब, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो नियम की सीमा है वह क्या है? देखिए, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए? इनका कहना दाब उच्च नहीं होना चाहिए, दाब उच्च नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सीमा है। दूसरा, दाब उच्च क्या है? नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा, हेनरी का नियम का क्या है? तो देखिए ध्यान से, कट रहा है, और क्या है इसमें? तो और सुन लीजिए, और क्या है? तो गैस की विलायक, गैस की जो विलायक में विलेयता है वो कम होना चाहिए, गैस की विलायक में विलेयता कम होना चाहिए, ठीक है ना? गैस की विलायक में विलेयता क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आ गया समझ में? कम होना चाहिए। एक बात नोट याद रखिएगा, समझे कि नहीं? अगर जल में, जो ध्यान से, और ये आता है क्वेश्चन, जल में आप अमोनिया मिला दीजिए NH3, ठीक है ना, या HCl गैसों का विलयन डाल दीजिए, तो फिर क्या होगा? हेनरी का नियम उस पर लागू नहीं होगा। कब? जब जल में क्या मिला दीजिएगा? NH3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। हम बल्कि इसको नोट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? नोट में क्या लिखेंगे? जल में NH3 व HCl, आ गया समझ में? NH3 और HCl। अगर आप गैसों के विलयन पर, जल में NH3 और HCl गैसों के विलयन पर, गैसों के विलयन पर हेनरी का नियम प्रभावित नहीं, हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता। इसको नोट में याद रखिएगा, इस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। आ गया समझ में? तो ये आप लोग पढ़ रहे थे हेनरी का नियम, क्या चीज का पढ़ रहे थे? हेनरीज का नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। अब हम लोग किसका पढ़ते हैं? राउल्ट का नियम। अब हम लोग किसका पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। क्या चीज पढ़ोगे बाबू? राउल्ट का नियम, ठीक है ना? किताब में देखिए नियम है ना, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लॉ ऑफ, राउल्ट का स्पेलिंग क्या दिया हो देखे तो? राउल्ट का नियम RAOULT, लॉ ऑफ राउल्ट या राउल्ट्स लॉ, क्या लिख सकते हैं? राउल्ट्स लॉ। समझ में आ गई बात है? चलिए देखिए ध्यान से, दिखाएं कि छोड़ दें? चलिए देख लीजिए, दो ठो हम लेते हैं, ऐसे नहीं, हम क्या करते हैं, ठीक है, पात्र लिए, इस पात्र का नाम है A, एक वाव पात्र ले लेते हैं, इसका नाम है B, पात्र बदल गया, पनिया सेम है दोनों में, ठीक है ना? अच्छा, इस पर अगर आप ध्यान समझिएगा, अगर आप दाब लगाते हैं, समझे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? वाष्प बन करके ऊपर में जाएगा, क्या हो जाएगा? ये गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा? इसका वाष्प बन करके उड़ेगा, और उड़ेगा तो ऐसे वाष्प इस पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, इस पर वाष्प क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और इस पर हम प्रेशर कितना लगाए हैं? P1, दाब कितना लगाए हैं? P1। इसमें दाब क्या लगा दे रहे हैं? देखिए ध्यान से, इस पर दाब कितना लगा दे रहे हैं?
P2, क्या लगा दे रहे हैं P2। तो इस पर प्रेशर क्या लगाए, ई वाला ए पर क्या प्रेशर लगाए P1, अब बी पर क्या प्रेशर लगाए P2। जैसी प्रेशर लगाएंगे तो यह वाष्प इसके ऊपर में जाकर के सट जाएगा, क्योंकि इसको हम निकलने नहीं दे रहे, तो सब वाष्प जाकर के यहाँ पे सट जाएगा, सब वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, सट जाएगा। समझ में आ रही है बात ना। अब दोनों को मिला दीजिए एक में, दोनों को क्या कर दीजिए, इसको भी और इसको भी एक में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो मिला दीजिएगा तो कैसे बनेगा, देखिए तो पात्र बड़ा हो गया, और इसमें विलयन तैयार हो जाएगा, हो गया। और इसमें भी इस तरह से ऐसे करेंगे तो जब इस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, अब प्रेशर कैसे लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, दोनों का मिल करके इसमें लग रहा है, तो वाष्प यहां भी बन जाएगा, है ना कि नहीं। भाप बनेगा कि नहीं बनेगा, पानी उड़ करके भाप बनाएगा कि नहीं। तो दाब किस पर निर्भर करता है बताइए, तो दाब निर्भर किस पर करता है बताइए तो, बोलिए। तो दाब जो निर्भर कर रहा है किस पर कर रहा है बताइए, बोलिए जोर से, मोल अंश पर। किस पर, मोल अंश पर। समझ में आ गई बात है। तो दाब निर्भर किस पर करता है, मोल अंश पर। तो मोल अंश पर कैसे दाब निर्भर कर रहा है, तो याद रखिएगा, मोल अंश बताता है, मोल अंश क्या आपको बता रहा है, तो मोल अंश बताता है कि विलयन में, जो विलयन है उस विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा है या किसकी मात्रा कम है। समझ में आ गई बात, नहीं समझे। अब यहां पर जैसे दोनों मिलकर के लगाया, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखिए पहले हमको इसको बता देने दीजिए, तब इसको लिख देंगे हम। देखिए ध्यान से, पहले इस पर प्रेशर लगा, इस पर प्रेशर, अब दोनों मिलकर के इस पर लगा दिया, समझे कि नहीं। तो यानी कि दाब किस पर निर्भर करता है बताइए जरा सा, तो दाब निर्भर करता है किस पर, मोल अंश पर। कोई दिक्कत है, आई मोल अंश क्या बताता है बताइए, मोल अंश बताता है, मोल अंश बताता है कि, क्या बता रहा है मेरे भाई, तो मोल अंश बता रहा है कि विलयन में, जो विलयन है, विलयन में किसकी मात्रा, किसकी मात्रा कम या ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा या कम है, ज्यादा या कम है। आया समझ में। मोल अंश बताता है कि विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा है या किसकी मात्रा कम है। मतलब स्पष्ट है मेरे भाई, मतलब क्या हो गया कि, मतलब ये हो गया, मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रेशर लगा इस पर, ठीक है ना, तब प्रेशर जब लगा तब प्रेशर समानुपाती होगा, P1 जब हम लगाए तो ये समानुपाती हो जाएगा मोल अंश का, अरे मोल अंश समानुपाती होता है, अभी पढ़े थे ना आप लोग, तब मोल अंश का समानुपाती होता है, तब P1 किस पर हो जाएगा, X1 का, अब P2 जो हो जाएगा ये किस पर है, X2 पर। किस पर, X2 पर। समझ में आ गई बात। अब यहां से दोनों को हटा रहे हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ा छोटा हो जाओ, ध्यान समझिएगा, वही बता देंगे हम। अब इसको जहां से P1, अब यहां से जब समानुपात को हटाइएगा तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा, तो ये जो बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं, जो कांस्टेंट तैयार हो जाएगा उसको बोलते हैं P1 नॉट। क्या बोलेंगे, P1 नॉट X1। इसको में जब हटाएंगे तो इसमें हो जाएगा P2 नॉट X2। क्या हो जाएगा, P2 नॉट X2। तो अगर हम टोटल प्रेशर लगा दें, जो यहाँ पे लगा टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर लगा, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, तब P1 नॉट X1 जोड़ P2 नॉट X2। आया समझ में। तो ये हमारा नियम आया, और इसी चीज को हम लिख देते हैं, समझे कि नहीं। अगर टोटल लगाइएगा तो दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए, इसका मतलब और समझिए। तो इस नियम के अनुसार आप क्या देखें, मैंने लिखे हो, देखिए ध्यान से, इस नियम के अनुसार राउट का नियम क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, राउट ने जो नियम दिया उसके अनुसार क्या हुआ था, इस नियम के अनुसार वो क्या कहना चाहते थे, देखिए इस नियम के अनुसार वो बताना चाह रहे हैं, है ना, राउल्ट, है ना, कि किसी द्रवीय विलयन को, किसी द्रवीय विलयन को, है ना, किसको, द्रवीय विलयन को
प्रत्येक द्रव्य का है ना, किसी द्रव्य विलयन को प्रत्येक द्रव्य का आंशिक जो दाब है, आंशिक जो दाब है, कौन दे दिए, ये जो आंशिक दाब है विलयन में जो आपका मोल अंश है ना उसके समानुपाती होता है। मोल अंश का क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि इस पर जो आंशिक आप दाब लगाए तो ये जो आंशिक दाब है इसमें जो मोल अंश है उसके समानुपाती होगा, इसमें इसके समानुपाती होगा, टोटल कीजिएगा तो इसके जोड़ के अनुपाती हो जाएगा, दोनों के एक ही बात है। आ गया समझ में? तो ये हो गया। अब जरा सा राउल्ट के नियम का ग्राफ देख लीजिए, हो गया। राउल्ट के नियम का क्या देख लीजिएगा, ग्राफ। राउल्ट के नियम का क्या देख लेंगे, ग्राफ। समझे कि नहीं है? इसका ग्राफ क्या कहेगा, ऐसे बना दे ग्राफ, वाह, साइड में देखिए ध्यान से, देखिए। अब यहां पे राउल्ट के नियम का ग्राफ देख लीजिए। कहने का मतलब है कि दो गो नहजी ऐसे बनाइए, ठीक है, बना दिए। अब यहां पर x1 है और यहां पर x2 बराबर 1 है, आंशिक 1 कर देते हैं। यहां पे जो पहला बार जो हम आंशिक दाब लगाए 0 है और उसके x2 का मतलब है कि इस पर कुछ ना कुछ दाब है, आंशिक दाब कुछ ना कुछ है। और इधर अगर देखें तो यहां पे आंशिक दाब पहला पर है, लेकिन पहला पर है कुछ रख दीजिए, और दूसरका पर एकदम नहीं है, और दूसरका पर क्या है, एकदम नहीं है। तो जब ग्राफ बनाइएगा तो जो प्रेशर लगेगा वो यहां चला जाएगा, इसका प्रेशर कहां चला जाएगा, यहां, चूंकि x1 कोई काम नहीं करेगा, x1 कोई काम नहीं करेगा, जैसे x1 कोई काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कितना है लिखा हुआ 0, और यहाँ पर कुछ ना कुछ दाब लगा है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो दाब लगा है यानी कि जो P1 हम लगाए हैं वो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। x1 पर लगा नहीं लगा तो इसमें तो जिक्र नहीं कर रहा है, x2 पर लगा है ना, तो इसका लिख देंगे x2 का, समझ में आ गई बात है। इस पर भी दाब लगा, यहां से देख रहे हैं ना, इस पर भी दाब लगा, तो इस पर x2 पर तो कुछ नहीं हुआ लेकिन x1 पर हुआ, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रेशर लगाए दूसर का वो पहले माने x1 का क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, समझ में आ गई बात है। तब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जब इसको जोड़ देंगे तो P1 जोड़ P2 हो जाएगा, तो उसको कहेंगे प्रेशर टोटल कितना लगा, तो प्रेशर जो टोटल हमारा लगा वह लग गया P1 और P2, क्या लग गया, P1 P2। आ रहा समझ में? ये हो गया राउल्ट नियम का ग्राफ। ये क्या हो गया हमारा ग्राफ। अगर आएगा बनाने के लिए तो आपको इसे ग्राफ तैयार करना पड़ेगा, अगर आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझ में आ गई बात है। तो ये था राउल्ट का नियम, और हम लोगों ने पढ़ा हेनरी के नियम को, किसमें, विलियन में। अब हम लोग जरा सा अगला टॉपिक देख लेंगे, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। आदर्श बोलिएगा तो आइडियल और अनादर्श बोलिएगा तो नॉन आइडियल, है कि नहीं? अब विलियन को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन, तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर। क्लियर हो गया? आइए, आता है क्वेश्चन आपको लिखने के लिए, अगला टॉपिक क्वेश्चन आता है, समझे क्या? आदर्श एवं अनादर्श, आदर्श एवं अनादर्श विलियन में अंतर। क्या लिख देंगे, अनादर्श विलियन, अंतर नहीं लिखते, दोनों देख लेते हैं इसी, और वही अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। आदर्श को क्या बोलते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या जी, ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या ठीक है, बोलिए। तो एक दिन लिखते हैं आदर्श विलियन, एक दिन क्या लिखते हैं, आदर्श विलियन, एक तरफ क्या लिख देते हैं, अनादर्श विलियन। सबसे बड़ी बात, एक के लाइन में आंसर, जो विलियन
राउल्ट का नियम का पालन करेगा आदर्श होगा, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा अनादर्श होगा। समझे कि नहीं? और ये नियम कहता क्या है? ये नियम यही कहता है कि किसी द्रव्य विलयन में, राउल्ट का नियम क्या बताता है? किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव्य का जो आंशिक दाब लगेगा वह समानुपाती होगा मोल प्रभाज का। सीधी सी बात है, आंशिक दाब लगेगा मोल प्रभाज बढ़ेगा, नहीं दाब बढ़ेगा, बढ़ेगा। समझे कि नहीं? और इस नियम का जितना भी अगर कोई भी विलयन पालन करता है तो उसको आदर्श विलयन करेंगे, जो नहीं पालन करता है उसको अनादर्श विलयन कहेंगे। समझे कि नहीं? तो बोलिए क्या लिख दें इसमें, बोलिए क्या लिख दें इसमें? वह विलयन, बोलो ना, तो नहीं बोलो ना, थोड़ा 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 हिंट करो ना हमको भी। वह विलयन, क्या बोलेंगे? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, विलयन में सांद्रता पढ़ाए हैं ना, विलयन में सांद्रता धर्म पढ़ाए हैं ना, उसमें न्यूमेरिकल सब बना रहे थे। तो वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, जो सभी सांद्रताओं पर, गाढ़ापन पर, है ना, सांद्र बढ़ने का मतलब क्या? गाढ़ापन पर बढ़ना। समझे कि नहीं? सांद्र है ना सब चीज। तो यह वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम, किसका नियम? राउल्ट नियम का पालन करते हैं, राउल्ट नियम का पालन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन अगर उल्टा करो, बोलो बोलो रे, वह विलयन, हाँ, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। हो गया? अनादर्श विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत है? और क्या इसमें अंतर हो सकता है? अनादर्श विलयन करते हैं। डेल्टा एच, डेल्टा एच बोले तो क्या चीज? एंथैल्पी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? एंथैल्पी परिवर्तन। देख लीजिए क्या हम बोल रहे हैं? डेल्टा एच बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? यानी कि जितने भी आदर्श विलयन होंगे उनमें जो परिवर्तन होगा एंथैल्पी, माने एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वह शून्य हो जाएगा, माने कोई परिवर्तन नहीं होगा, शून्य के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। मतलब सीधा लिख दीजिए कि एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन, अरे एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, नहीं, शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। इसमें डेल्टा एच अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। समझ में आया? अब देख लीजिए तीसरा। अब यहां पे देखिए, आप मिश्रण बनाइएगा। क्या बनाइएगा? मिश्रण। तब मिश्रण बनाने के लिए जो अवयव होंगे, तो अवयवों के मिश्रण करने पर आयतन जो होगा वह परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आयतन परिवर्तन शून्य होगा। कब? जब मिश्रण बनाइएगा तब। किसका मिश्रण बनाने के लिए? अवयवों को जब आपस में मिलाकर के मिश्रण बनाइएगा तो आदर्श विलयन में कहीं आपको दिखाई देता है? उस आदर्श विलयन में कहीं आपको समझ में आता है कि कौन दिखाई देता है? बढ़िया से विलयन हो जाता है तो इसका मतलब कि विलयन बढ़िया तैयार हो गया, तो आदर्श विलयन है। कोई कण नहीं दिखाई दे रहा। आप ठंडा में देखते हैं अलग अलग कण दिखाई देता है आपको, शरबत में अलग अलग कण दिखाई देता है, लेकिन आप मिलाइए तो बालू और पानी को, तो कण अलग दिखाई देगा, बालू अलग दिखाई देगा, माने जल अलग दिखाई देगा, तो अनादर्श विलयन हो जाएगा।
आया समझ में? तो यही बता रहे हैं कि मिश्रण बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मिश्रण बनाने के लिए है ना, मिश्रण बनाने के लिए अवयवों को मिश्रित करने के लिए, अवयवों को मिश्रण करने पर, अवयवों को मिश्रण करने पर, अवयवों को मिश्रण करने पर आयतन परिवर्तन शून्य होगा। मिश्रण करने पर आयतन परिवर्तन शून्य होगा। देखिए होता क्या है, देखिए ध्यान से, आयतन परिवर्तन शून्य होगा, शून्य होगा। जैसे देखिए शून्य होगा, यानी इसका मतलब सीधा सा लिखिए कि जो आयतन हो गया यानी कि डेल्टा भी जो हो जाएगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब समझिए, आप एक गिलास पानी ले लिए, आप उसमें 5 चम्मच चीनी डाल दीजिए, खूब बढ़िया से घोल दीजिए, तो जितना पनिया पहले से था उतना ही रहेगा, क्योंकि चीनी जो होता है ना उसके अंदर अंदर सब ऐसा घुल जाते हैं कि वो पानी का आकार ले लेते हैं, तो आयतन जो पहले था वो भी अभी रहेगा। लेकिन आप ले लीजिए पानी और उसमें डाल दीजिए पत्थर, पनिया ऊपर में आ जाएगा, यानी कि आयतन उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन आदर्श विलयन जो होगा, जो बढ़िया से घुल जाएगा, आयतन में कोई परिवर्तन उसका नहीं होगा। जितना में मैंने पानी जितना एक गिलास भर कर लिए थे ना, आज चीनी डालिएगा तो उतना ही रहेगा, बढ़िया से घोल करके उतना ही तैयार कर लीजिएगा। समझे कि नहीं? मैंने आयतन में कोई परिवर्तन उसका नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेगा? इसमें उल्टा लिखिए इसका। बात जो बोल रहे समझ में आ रहा है? अरे ऐसी जैसे कर रहे हैं, ऐसी मत कर देना। अब इसमें क्या लिखे बताइए? मिश्रण बनाने के लिए अवयवों, क्या चीज का? अवयवों को मिश्रण करने पर, मिश्रण करने पर आयतन, आयतन क्या हो जाता है? परिवर्तन शून्य नहीं होगा। आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा, यानी कि डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा करें इसको, और एक और बात और हटा देना है इसमें, ठीक है? बड़ी समय हो गया, बहुत समय हो गया। कल तो बहुत ही ज्यादा देरी चला था, कल तो 1 घंटा 35-36 मिनट हो गया था। आज भी करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट हो गया, सवा घंटा हो जाएगा। चलिए देखिए आगे देख लीजिए, क्या देखिएगा? देखिए अब क्या हो जाएगा, कुछ उदाहरण ले ले। एग्जाम्पल आदर्श विलयन का, आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है, देखिए C6H6, C6H6 आप प्लस एक तो ई वाला ले लीजिए बेंजीन, इसके बाद ले लीजिए C6H5CH3, C6H5CH3। इसका जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन होगा? आदर्श विलयन। कैसा विलयन होगा? आदर्श विलयन। और देख लीजिए C6H6, क्या लीजिएगा? C6, ऐसा ले लीजिए, तो लिए थे C6H5Br ले लीजिए, अभी समझे कि नहीं? C6H5Br, और अगर इसमें ले लीजिए C6H5Cl, क्या ले लीजिएगा? C6H5Cl। ये भी जो विलयन तैयार होगा तो कैसा विलयन होगा? आदर्श विलयन। एक और उदाहरण ले लीजिए, ये सब आता है परीक्षा में लिखने के लिए, लिख लेना है आप लोगों को। ये सब क्वेश्चन आता है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर बताइए, तो लिख लीजिएगा ना, है ना? तो मुंह देखते रहिएगा। CH3 क्या लिखेगा? CH3OH है कि नहीं, प्लस C2H5OH को मिला दीजिए, एल्कोहल है ये। इसका जो विलयन तैयार होगा मस्त विलयन तैयार होगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? मस्त विलयन। अब देखिए इसमें गड़बड़ाएगा, इसमें विलयन उतना बढ़िया नहीं होगा, यानी कि आदर्श विलयन होगा। कैसे कैसे ले लेंगे? C2H5OH, एथिल अल्कोहल, समझ में आ रहा है ना बात? इसमें जो है जल ले लीजिएगा तो यह आदर्श विलयन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? CH3Cl3, CH3 और Cl3, इसमें ले लीजिए CH3COCH3, तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? अनादर्श विलयन का। किसका उदाहरण हो जाएगा? अनादर्श विलयन का। अब ले लीजिए CH3Cl3, CH3Cl3, और इसके साथ मिला दीजिए CH3OCH3,
CH3O CH3 सब कार्बनिक यौगिक सब सूत्र पढ़ा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन। क्या कौन सा विलयन हो जाएगा, अनादर्श विलयन। एक और देख लीजिए इसमें, और देख लीजिए क्या थी, CH3OH प्लस H2O। CH3 क्या बोले अभी, CH3OH, इसमें हम क्या मिला दिए, जल। क्या मिला दीजिए, जल। तो क्या बन जाएगा, अनादर्श विलयन। क्या बन जाएगा ये, अनादर्श विलयन। और देखिए बहुत छोटा हो गया ज्यादा है, फिर दिखाई नहीं देगा। देख लीजिए CCl4 और इसमें आप क्या मिला दीजिएगा, CH3O CH3 मिला दीजिए। ये भी क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन का उदाहरण हो जाएगा। समझे कि नहीं। या और हम मिला देते हैं आपको CH2OH, ठीक है ना। क्या मिला दिए, CH3 ना जी, CH3OH, इसमें मिला देते हैं CH3COOH। ये भी क्या बन जाएगा, अनादर्श विलयन। ये कुछ उदाहरण हो गए, इधर कुछ उदाहरण हो गए, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है आपका आदर्श और अनादर्श विलयन का खाका तैयार हो गया। समझ में आ गई बात ना। आज इतना ही रहने दीजिए, दूसरे क्लास में ही पढ़ाना है। समझ में आ गई बात ना। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, बढ़िया से ध्यान दे दीजिएगा। और जितने भी बच्चे जिनको विलियन चैप्टर छूटा हुआ है, शुरू से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। नहीं देखे हैं तो आपको इस समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग खूब बढ़िया से देखिए और खूब बढ़िया से जो है पढ़ाई का आनंद लीजिए। अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।